अच्छा जी, शुरू क्या करना है आज? कंट्रोल अकाउंट शुरू करें? जी सर। एक मिनट वेट करना जरा यार। कितने स्टूडेंट्स हैं अभी? 7 भाई माशाल्लाह। 23 में से 5-6 स्टूडेंट्स आए हुए हैं यार। क्या बंदा बात करे यार। सही जा रहे हैं भाई आप लोग। और हैं भी कौन कौन जिसको ऑलरेडी आता भी है? अब्दुल राफे, इर्तिज़ा, अब्दुल राफे, इर्तिज़ा, खलील, अहमद मुनीर, चलो सात सलाम, यूसुफ असलम और सुमन। तो 5 तो स्टूडेंट हैं टोटल। अब मुझे आज टॉपिक भी शुरू करना है आज। आज टॉपिक शुरू कराना है मुझे। हाँ भाई अहमद मुनीर, तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास कब से शुरू होगी? मैं जब तुम लोग ज्वाइन करोगे ना फिजिकल क्लास, कल फिजिकल क्लास है ना तुम लोगों की, तो इसमें टाइम टेबल पूरा बैठ के बनाएंगे और फिर आप लोगों को बताएंगे कब है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है यार, क्योंकि काफ़ी चीज़ें निकल गई हैं। बस अब जान लगा के पढ़नी है। जी है। अच्छा यार, अब जो भी है भाई, मैं तो क्लास लूँगा, ज़ाहिर बात है तुम लोग, लेकिन मुझे बड़ा मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ कि जब ऑनलाइन क्लास आती है तो तुम लोगों की अटेंडेंस जो है ना वो 20% रह जाती है सिर्फ। और अब वो 20% में भी वो लोग क्लास ले रहे होते हैं जिन लोगों को ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ें आती हैं, जिन लोगों की अकाउंटिंग ऑलरेडी अच्छी है। तो मैं क्या कहूँ? देखें, कंट्रोल अकाउंट का जो चैप्टर है, अब वो क्योंकि इसमें अहमद मुनीर बैठा है, चलो उसको कुछ फ़ायदा हो जाएगा। कंट्रोल अकाउंट हमारे पास जो चैप्टर है, इसका मतलब होता है कि आप अपने सेल्स लेजर को और परचेज लेजर को कंबाइंडली रिकॉर्ड करते हैं। कंबाइंडली रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है कि आप जो है वो सारे कस्टमर्स को कंबाइंडली रिकॉर्ड करते हैं। सारे कस्टमर्स को कंबाइंडली रिकॉर्ड क्या मुराद है? ऑल कस्टमर्स अकाउंट इन वन प्लेस अकाउंट। तो उसमें जो है, जैसे मैं एक सवाल के बारे में बता दूँ आपको। एक मिनट वेट करना चाह रहा हूँ और स्टूडेंट भी आ जाए अब तक। और भाई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है वो रोज़ाना मैंने कहा था कंटिन्यू चलेगा, और कल मैं होमवर्क चेक करूँगा, ज़रा याद रखना सारे लोग, होमवर्क के मामले में कोई रियायत नहीं होगी। तो इसलिए जो है वो होमवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो से आपने करना है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो होमवर्क से भूल जाएं और आपको कुछ परेशानी का सामना करना पड़े। होमवर्क जो है वो मस्ट सर है।
सर बोलो बोलो, आवाज़ आ रही है मुझे। सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? कौन से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के हैं? कहाँ से कौन सी बुक्स हैं? क्या आवाज़, ये वाली बात समझ में नहीं आई, क्या कह रहे हो? क्वेश्चंस कौन से थे? बेटा जो होमवर्क के तौर पर क्वेश्चन चेक करूँगा सारे, अच्छा। जो तुम्हारा काम इनकम्प्लीट रह गया था और जिन लोगों ने मुझसे कहा था कि हमारा काम इनकम्प्लीट है, जिनका मैंने नाम लिखे थे और पेरेंट्स को कॉल करने के लिए लास्ट वार्निंग दी थी, उन सबको ही बात कह रहा हूँ। और आज मैं ग्रुप में भी बात कर डाल दूँगा कि आपने मुझे ये सारा काम चेक कराना है, और आपका भी काम कंप्लीट नहीं था साथ सलाम, तो जी जी आपने भी ये चेक कराना है। सही है सर, कल इंशाल्लाह। अच्छा भाई, तो पहले तो आप ये बताऊँगा आपको कि एक चीज़ होती है सब डिवीजन ऑफ लेजर, यानी कि लेजर की कितनी टाइप्स होती हैं। सब डिवीजन ऑफ लेजर में एक होता है, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है आपके, सेल्स लेजर। दूसरा होता है परचेज लेजर, और थर्ड वन जर्नल या नॉमिनल लेजर। अब सेल्स लेजर का मतलब क्या होता है? सेल्स लेजर का मतलब होता है कस्टमर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। और परचेज लेजर का मतलब होता है सप्लायर्स अकाउंट। और इसके अलावा जितने भी लेजर होते हैं उन सबको जर्नल लेजर कहा जाता है, यानी कि ऑल टी अकाउंट्स एक्सेप्ट कस्टमर एंड सप्लायर्स अकाउंट्स। तो एग्जाम्पल के तौर पर दे देते हैं, जैसे वो आपसे पूछता कि बताइए कैश परचेजेस सेल्स मिस्टर ए कस्टमर, मिस्टर बी सप्लायर, इनमें कौन जो है वो सब डिवीजन ऑफ लेजर आप करके बताइए कि कौन जो है वो कौन सा लेजर जो है वो सब डिवीजन ऑफ लेजर में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? कैश। कैश जो है वो जर्नल लेजर का पार्ट होगा। परचेजेस किसका पार्ट होगा, कोई बताएगा मुझे? परचेजेस किसका पार्ट होगा? सेल्स। इन तीनों में से सेल्स लेजर, परचेज लेजर या जर्नल लेजर? परचेज लेजर। बिल्कुल, ये यूसुफ असलम आपकी आवाज़ है ना? जनरल लेजर। बेटा परचेजेस में क्योंकि लैंग्वेज परचेजेस की इस्तेमाल हो रही है, इसलिए अक्सर स्टूडेंट भी कायम कर लेते हैं कि ये परचेज लेजर है। अभी आपको बताया कि परचेज लेजर का मतलब जस्ट सप्लायर अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, जब कोई पर्सनल का नाम आएगा, मिस्टर ए, मिस्टर बी वगैरह। अब परचेजेस जो है वो भी जर्नल लेजर है। सेल्स में सेल्स लेजर नहीं है, जर्नल लेजर है। अब मिस्टर ए कस्टमर हैं तो ये है सेल्स लेजर, कस्टमर का अकाउंट सेल्स लेजर। और मिस्टर बी सप्लायर हैं तो ये परचेज लेजर है। तो पहले तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर हो गया ये सबको? अब आप आ जाते हैं कि जैसा कि मैंने कहा सेल्स लेजर, तो सेल्स लेजर पहले तो आप बहुत तफसील समझें सेल्स लेजर क्या है। जब कहीं सेल्स लेजर लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है कि ये मिस्टर ए का अकाउंट है, सपोज दैट। तो मिस्टर ए कौन है? कस्टमर हैं। तो जब हम कस्टमर को कोई क्रेडिट पर चीज़ बेचते हैं तो क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट में कस्टमर का अकाउंट इंक्रीज हो जाता है। तो सेल्स मतलब मिस्टर ए डेबिट हो जाएंगे सेल्स के अगेंस्ट में। तो इसी तरीके से अगर कोई सेल्स रिटर्न होता है तो वो क्रेडिट साइड पर आ जाता है।
तो ये चीज़ आपको सिखाई गई थी। और बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर है तो वो डेबिट पे होता है कि पहले से पैसे लेना। मेरा मकसद समझाने का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से परचेज लेजर में सप्लायर का अकाउंट होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बेटा, लेट क्यों आई हो इतना? सर मेरी सोशल की क्लास चल रही थी, अभी 2 मिनट पहले खत्म हुई है। चलो अब ये लेक्चर सुनो। कंट्रोल अकाउंट बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ। तो सेल्स लेजर जो है वो मिस्टर ए या मिस्टर बी जो हैं वो अगर परचेज सप्लायर हैं यानी कि परचेज लेजर कहलाएगा। ही परचेज लेजर में, अब परचेज लेजर का मतलब इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट। तो जब इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट होगा तो जो उनका बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो क्रेडिट साइड पर होगा, हमें पता है। अगर हम कोई क्रेडिट परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री पास होती है परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेबल या मिस्टर बी क्रेडिट। तो जब भी कोई क्रेडिट परचेज होगी तो हम यहाँ इसलिए रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारा सारा फोकस होता है परचेज लेजर बनाते वक्त ट्रेड पेबल के ऊपर और सेल्स लेजर बनाते वक्त ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर फोकस होता है। बस अब मैं अब चैप्टर की तरफ आ रहा हूँ जो हम शुरू करना चाह रहे हैं। अभी मैं इसकी पूरी बैकग्राउंड बता रहा था। तो जब हम कहते हैं कंट्रोल अकाउंट तो इसका मतलब होता है कि हम बनाना चाहते हैं सेल्स लेजर। सेल्स मतलब कस्टमर अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट जब उसके आगे लिखा हुआ आ जाए, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में जितने भी कस्टमर्स हैं उन सारे कस्टमर्स का कंबाइंड अकाउंट, एक अकाउंट जिसमें सारे कस्टमर को जो टोटल सेल की है वो आप यहाँ रिकॉर्ड कर लें, जितना सेल्स रिटर्न हुआ है वो रिकॉर्ड कर लें, जितना सारे कस्टमर से टोटल कैश रिसीव्ड हुआ है वो रिकॉर्ड कर लें, जितना बैड डेट्स हुआ है वो रिकॉर्ड कर लें, वगैरह वगैरह। तो आप ये क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि हम समराइज कर लें सारे डाटा को। लेकिन साइड में जो हमारा जो जूनियर अकाउंटेंट है उसके पास ये सारे इंडिविजुअल अकाउंट भी बनते रहते हैं, मिस्टर ए का, मिस्टर बी का, सी का, डी का, ई का और एफ का। और इसमें भी हम सेल वगैरह रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। जो टोटल सेल होती है वो यहाँ भी रिकॉर्ड करते हैं। एट द एंड ऑफ द मंथ, ज़रा सुनने वाली बात है, एट द एंड ऑफ द मंथ आप लोग भी ये कहेंगे ना कि जब हम इंडिविजुअल अकाउंट का जो टोटल बैलेंस है वो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के टोटल बैलेंस के इक्वल आना चाहिए। यानी जब हमने ये इंडिविजुअल अकाउंट बनाए तो इनका जो टोटल आ रहा है वो अगर 10,000 आ रहा है बैलेंस, तो फिर जो हम यहाँ पर बैलेंसेस पोस्ट करेंगे तो उसका बैलेंस भी कितना आना चाहिए? 10,000 आना चाहिए। अब अगर ये दोनों अमाउंट मैच नहीं करते तो इसका मतलब है कि या तो हमने इंडिविजुअल अकाउंट्स यानी कि सेल्स लेजर के इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट में कोई मिस्टेक या मिस्टेक्स की हैं, या हमने कंट्रोल अकाउंट में कोई मिस्टेक या मिस्टेक्स की हैं, या फिर हमने दोनों तरफ कोई मिस्टेक या ओमिशन किया है। तो पहले मरहले में आपको इस चैप्टर में ये सिखाया जाएगा कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है। दूसरे मरहले में आपको ये बताया जाएगा कि उसका रिकन्सिलिएशन कैसे किया जाता है, जो कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट दिया कि रिकन्सिलिएशन कैसे किया जाएगा। कि अगर ये दोनों अमाउंट इक्वल नहीं हैं तो वो आपको बताएगा कि जैसे बैंक रिकन्सिलिएशन बताता है, वो बताएगा कि सेल्स लेजर जो इंडिविजुअल थे उनका जो टोटल अकाउंट था वो ये आ रहा था, अब आप जब बनाएंगे तो बैलेंस वो ये नहीं आएगा। तो वो कहेगा कि भाई जो गलतियाँ हुई हैं हमने इसको डिस्कवर किया तो ये मुख्तलिफ गलतियाँ हमारे सामने आई हैं, इन गलतियों को रेक्टिफाई करने के बाद आप रिकनसाइल करें और उसको बराबर बराबर करें। ये है इस पूरे चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट। इस पूरे चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट ये था। तो जो मैं शुरू से बात कर रहा हूँ वो ये है कि हमें पहले तो ये डिफ्रेंशिएट होना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो इस बात को क्लियर नहीं करते कि सेल्स लेजर और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का मतलब क्या है। जब खाली कहीं सेल्स लेजर लिखा हो तो इसका मतलब है इंडिविजुअल कस्टमर पर्सनल अकाउंट,
मिस्टर ए का अलग, मिस्टर बी का अलग, मिस्टर सी का अलग। लेकिन अगर उसी सेल्स लेजर के आगे लिखा हो कंट्रोल अकाउंट तो वो कहलाता है सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी टोटल सारे कस्टमर्स का एक कंबाइंड अकाउंट, एक कंबाइंड अकाउंट। तो वो बैलेंस और इंडिविजुअल कस्टमर्स के जितने भी अलग अलग बैलेंस उनको टोटल किया जाए तो दोनों का बैलेंस इक्वल आना चाहिए। तो पहले मरहले में तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे पास क्लास में वो हैं जिनको अभी कंट्रोल अकाउंट SLCA और PLCA बनाने का नहीं पता, क्योंकि वो साइंसेस के भी हैं, उसने स्विच करके लिया है। तो आपको जब ये सिखाया जाएगा कि आप जो है ये सीखें तो उसमें आपके पास जो है वो जो चीज़ आएगी वो सबसे पहले मरहले में आपको सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्लियर होना चाहिए। आपके सामने बोर्ड क्लियर है? तो मैं इसको ज़रा सर आमिर, सर वो आप सबको रिवाइज कब से करवाएंगे? अभी मैंने इसका जवाब दिया था बच्चे कि हम जो है कल हमारी फिजिकल क्लास है ना, जी। तो जब तक हम मैं अभी सर इमरान से मिलकर टाइम टेबल सेट कर लूँगा, कम से कम हफ्ते में 3 क्लासें जो हैं वो आपको मिलनी चाहिए, जो जिन लोगों का ये एग्ज़ाम की वजह से उनका नुकसान हुआ है। तो उसमें अगर बाकी लोग भी पढ़ने आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो मैं उनसे ज़रा डिस्कस कर लूँ, क्या पता वो मुझे मखसूस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या अलाउ करें कि नहीं भाई बस इतने स्टूडेंट्स आ सकते हैं, क्लास में ज़्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि थोड़ा सा मामला चल रहा है कोरोना वगैरह का। तो मैं अगर आज डिस्कस कर लूँ, कल आप लोग जब फिज़िकल क्लास में आएंगे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको ब्रीफ कर दूंगा। और दूसरी बात यह है कि भाई बाकी लोगों को भी समझाएं। अभी तो चलो इन स्टूडेंट्स कुछ इम्प्रूव कर गए हैं, 13 का मतलब है एक तो मैं हूँ और एक मिस सुमेरा हैं, तो इसका मतलब है 11 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास आउट ऑफ 24 स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही तकरीबन 50% स्टूडेंट्स हमारे हैं और 50% नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा डेंजरस बात है, क्योंकि देखो ऑनलाइन अगर आप क्लास नहीं लोगे तो क्लास तो ज़ाया होगी ना आपकी। फिजिकल क्लास आपको सिर्फ हफ्ते में 2 मिलेंगी तो उसका फ़ायदा नहीं है ना। तो आप रेगुलर रहें, ऑनलाइन क्लास में भी रेगुलर रहें, और आप लोग इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि समझ में आए ऑनलाइन में। पहले भी आपने लॉकडाउन के दिनों में जिन्होंने कोशिश की है पढ़ने की उनको समझ में आया है, जिन्होंने दिल में कोशिश ही नहीं की तो उनको क्या खास समझ में आएगा, उनको फिजिकल क्लास में भी नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला उनकी समझ में। और अगर वो कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला समझ में आएगा भी। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं कंप्लीट कि भाई हमारा चैप्टर है कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट के पहले मरहले में हमें 2 चीज़ आनी चाहिए, वो 2 चीज़ें आनी चाहिए। एक क्या आना चाहिए, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। दूसरा आना चाहिए परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो आज हम कोशिश करते हैं कि फॉर्मेट पूरा कंप्लीट कर लें विद कॉन्सेप्ट के सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो वो हम तरकीब शुरू करते हैं। ये आपका आ गया सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। देखें शुरू से चलते हैं। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो आपके जहन में होना चाहिए एसेट्स अकाउंट, यानी कि ये अकाउंट किसका है, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट, कंबाइंड ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट सारे कस्टमर्स का। तो सबसे पहले तो सुने गौर से, बहुत गौर से, नहीं समझ में आया रिपीट करवा लीजिएगा। हमेशा नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल एसेट्स अकाउंट होता है, उसका जो बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वो डेबिट होगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा डेबिट होगा, जो भी बैलेंस होगा डेबिट। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट आपका जो है वो दिया हुआ होगा, वो लिख लीजिएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा, इसका मतलब होता है कि ये आपके रिसीवेबल्स अमाउंट हैं, ये एसेट्स अकाउंट है, ये रिसीवेबल है। इतने पैसे इस महीने के शुरू में आपको लेना थे, पिछले महीने के एंडिंग से कस्टमर से टोटल इतने पैसे लेना है,
इसके साथ साथ अगर बैलेंस ब्रॉट डाउन एक और दिया हो, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन दिए हों सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में, तो दूसरा बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो जाहिर बात है क्रेडिट के लिए दिया होगा। बहुत कम, रेयर होता है बहुत ही। वो जो क्रेडिट के लिए दिया होगा वो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट पे जब लिखेंगे तो क्या डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों लिखा होगा? आप में से कोई बता सकता है कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बैलेंस इफ क्रेडिट बैलेंस आप में तो कोई बता सकता है कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, वाई? क्यों बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर गिवन होता है और इसकी नेचर क्या होती है? तो पहले तो मैं एक ट्रिक बता दूं कि 2 अमाउंट अगर दिए होंगे तो एक बड़ा अमाउंट होगा, मेजर अमाउंट होगा, और एक माइनर अमाउंट होगा। जो मेजर अमाउंट होगा वो हमेशा डेबिट में होगा, माइनर अमाउंट हमेशा क्रेडिट में होगा। इसका मतलब क्या होता है? माइनर अमाउंट का मतलब होता है कि आपके पास जो बहुत सारे कस्टमर्स थे उसमें से कुछ कस्टमर ने, 1 या 2 कस्टमर ने जितने पैसे आपने उनसे लेना थे उससे ज़्यादा की पेमेंट आपको कर दी। अब आपके ऊपर ये लायबिलिटी हो गई कि अब आपने उनको ये पैसे देना है। पिछले महीने, मिसाल के तौर पे पिछले महीने कुछ कस्टमर से आपको $10,000 लेना थे, तो उन्होंने उस महीने के एंड में आपको $12,000 की पेमेंट कर दी। होता है, चलता है, कस्टमर्स वगैरह के दरमियान को कहीं से मिला होगा चेक, उन्होंने आगे बढ़ा दिया। अब आपके पास नेगेटिव बैलेंस आ गया उनका कि अब आपने उल्टा उनको $2,000 आपके ऊपर लायबिलिटी हो गई देना है। तो या तो ये हो सकता है कि आप दोबारा उनको क्रेडिट सेल करेंगे तो उसमें एडजस्ट कर देंगे। सर हाँ बेटा। सर ये जरूरी तो नहीं है ना कि 2 बैलेंस बीट ही हो? बिल्कुल जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने क्या कहा कि अगर सवाल में एक ही बैलेंस गिवन है तो ऑलवेज टू बी डेबिट साइड, शुड बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। वो आपका नॉर्मल बैलेंस है, ये नॉर्मल बैलेंस है। मैं वो बात कर रहा हूँ जब 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन दिए हों तो एक बैलेंस का जो अमाउंट, जो बड़ा अमाउंट होगा वो नॉर्मल बैलेंस होगा, जो छोटा अमाउंट होगा वो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। और उसकी वजह मैंने बता दी, ओवर पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, और उसकी जो नेचर होती है वो लायबिलिटी होती है। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी आ सकता है कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ कस्टमर अकाउंट शुड बी रिकॉर्डेड एज ए लायबिलिटी। तो वो लायबिलिटी में आता है, यानी कि आपने ओवर पेमेंट रिसीव की है। तो अगर 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन होंगे तो एक बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट में होगा, एक बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट में। तो जो बड़ा अमाउंट होगा और एक के साथ छोटा अमाउंट होगा। तो ज़्यादातर लोगों से तो पैसे हमें लेना होते हैं, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमें एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं, तो उनका बैलेंस क्रेडिट में चला जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि हो, अगर एक ही बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो हमेशा उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज़। अब आपने, अगर वो कहता है क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स की, तो जब आप क्रेडिट सेल करते हैं तो आप जहन में एंट्री बनाएंगे कि क्रेडिट सेल जब भी होती है तो कस्टमर का अकाउंट इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो जाता है, डेबिट हो जाता है, और सेल्स क्रेडिट हो जाती है। तो इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट जब हम बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड पर हम क्रेडिट सेल लिखेंगे। क्रेडिट सेल को डेबिट का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि क्रेडिट सेल्स डेबिट हो रही है। एक्चुअली ये डेबिट साइड पर हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये रीज़न है कि ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है कि अब हमें और कस्टमर से इतने पैसे मजीद लेना है। इन शॉर्ट ये क्रेडिट सेल्स शुड बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। हमेशा क्रेडिट सेल्स डेबिट साइड पर रिकॉर्ड की जाती है। तो मैंने मतलब भी बता दिया, वजह भी बता दी, और आपको ये डेबिट क्रेडिट भी बता दिया। इसके बाद आपके पास अगर कोई सेल्स रिटर्न हो गई है तो वो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड से कस्टमर का अकाउंट डिक्रीज हो जाता है और वो क्रेडिट साइड पर आ जाता है। ये आप नोट डाउन करते रहिएगा। सेल्स रिटर्न के अलावा डिस्काउंट अलाउड अगर आपने कोई किया है तो डिस्काउंट अलाउड से भी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डिक्रीज हो जाता है, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। इसी तरह अगर आपने कोई पेमेंट रिसीव्ड की है फ्रॉम कस्टमर तो वो भी आपकी क्रेडिट साइड पर आ जाती है क्योंकि उससे कस्टमर का अकाउंट डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह अगर आपने कोई कस्टमर आपका रिटर्न ऑफ हो जाता है, बैड डेट्स हो जाता है, पैसे लेके गायब हो जाता है, भाग जाता है, तो वो भी आपका जो है
क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा क्रेडिट साइड पर आती हैं। और इसके अलावा एक अकाउंट होता है कॉन्ट्रा सेट ऑफ। कॉन्ट्रा सेट ऑफ जब लिखा हुआ आ जाए तो उसको आप यहाँ पर ब्रैकेट में PLCA और कॉन्ट्रा सेट ऑफ करके भी लिख सकते हैं। कॉन्ट्रा सेट ऑफ का मतलब होता है कि जब एक ही शख्स आपका कस्टमर भी हो और वही आपका सप्लायर भी हो, तो आपने सपोज दैट कि उसको पैसे देना थे $100 और उससे पैसे लेना थे $50, तो आप कहेंगे यार $50 की तो एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं, $50 क्या एक दूसरे को दें, तो बस मैं तुम्हें $50 और दे दूंगा तो एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो जब एक ही कस्टमर भी हो, एक ही शख्स आपका, एक ही पर्सनल जो है वो कस्टमर भी हो और सप्लायर भी हो, तो अब आपने उससे जो पैसे लेना थे वही पैसे उसको देना भी हों, तो आप ये कहते हैं कि ठीक है यार तुम मेरी लायबिलिटी को वेव ऑफ कर दो, मैं तुम्हारा रिसीवेबल को वेव ऑफ कर देते हैं, तो एक दूसरे से वो एक्सचेंज हो जाता है अकाउंट। उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा सेट ऑफ, यानी कि कॉन्ट्रा सेट ऑफ से आपका कस्टमर का अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी तरीके से यही अमाउंट कॉन्ट्रा सेट ऑफ से परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड पे चला जाएगा। इस बात का मतलब होगा कि जो आपने पैसे देना थे अब वो देना नहीं है, क्योंकि उससे जो लेना थे वो लेना नहीं है। तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रा सेट ऑफ, यानी कि जो आपने पैसे लेना थे उतनी ही आपके ऊपर लायबिलिटी थी, जो देना भी थे आपने वही पैसे, तो आप उसको अपने लायबिलिटी अकाउंट से भी वेव ऑफ कर देते हैं और अपने कस्टमर अकाउंट से भी वेव ऑफ कर देते हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा सेट ऑफ। ये बात हो गई क्लियर। ये चीज़ें आपकी क्रेडिट साइड पे आएंगी। अच्छा जी, अब डेबिट साइड पर क्रेडिट साइड के अलावा क्या आ सकता है? कोई चेक डिसऑनर्ड हो गया अगर, तो चेक डिसऑनर्ड हो गया तो बैंक के नाम से ही आएगा, लेकिन ब्रैकेट में आप डिसऑनर्ड लिख लें ताकि आपको याद रहे कि वो डिसऑनर्ड चेक की वजह से कोई कस्टमर का अब आपको दोबारा पैसे लेना है कस्टमर से। इसी तरीके से अगर कोई कस्टमर बहुत लेट हो गया, आपको पैसे नहीं दे रहा, तो आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर देते हैं। उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्यू अकाउंट। तो वो भी आपका जो है कस्टमर अकाउंट उससे इंक्रीज हो जाता है और वो डेबिट में आ जाता है। इसी तरीके से ज़रा समझना बात को कि अगर वो आपसे कहता है कि ये जो आपने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया था, ये जो पैसा आपने एक्स्ट्रा ले लिया था, ये कस्टमर ने वापस मांग लिया कि यार आप मुझे ये वापस कर दीजिए, रिफ़ंड कर दीजिए ये जो मैंने आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दे दिया था, तो उसमें लिखा हुआ रहता है रिफ़ंड टू कस्टमर, कैश या चेक रिफ़ंड टू कस्टमर। जब आप रिफ़ंड कर देते हैं कस्टमर को, तो इसका मतलब होता है कि वो जो एक्स्ट्रा पैसा आपने लिया था वो लायबिलिटी थी आपकी, वो लायबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो रही है और आपके पास से कैश जा रहा है। तो जब भी रिफ़ंड लिखा हुआ आ जाए तो आप यहाँ पर बैंक लिखते हैं, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि याद रहे कि बहुत कम आता है ये, रिफ़ंड टू कस्टमर। जब रिफंड टू कस्टमर आएगा तो इसका मतलब होगा कि आपने अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, तो ये आपकी डेबिट साइड पर आता है। इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने, लेकिन सर पैसा तो खत्म कम हो रहा है ना, हम खुद दे रहे हैं, तो वो क्रेडिट पे क्यों नहीं आता? क्रेडिट पे तो आ रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है ना हमारा। आपने डेबिट पे लिखा रिफंड, हम तो पैसे दे रहे हैं वापसी। मेरे बच्चे की तो सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है ना जो डेबिट हो रहा है, इसके अगेंस्ट में बैंक को क्रेडिट होगा ना। अच्छा, लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट पे रिकॉर्ड करा है। जी, ये वाला जो अमाउंट है इसको मैं टिक करा मैंने, ये वाला जो अमाउंट है ये हमारे पास लायबिलिटी का अकाउंट क्रिएट हो गया था क्योंकि हमने कुछ कस्टमर से एक्स्ट्रा पैसे ले लिए थे। अब उन कस्टमर की अगर डिमांड आ जाती है कि भाई हमने जो आपको एक्स्ट्रा पैसे दिए थे वो हमें आप रिफंड कर दें, तो अब वो लायबिलिटी के तौर पर आप उसको डिक्रीज करके डेबिट करते हैं, उसके अगेंस्ट में बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। तो रीज़न लिखते हैं बैंक आपके पास से पैसा चला जाता है जो कस्टमर से एडवांस में मिला था। पॉइंट समझ में आ गया? जी सर। अच्छा जी, अब एक और चीज़ है जो, नहीं सर मुझे नहीं आया, दोबारा समझा दें। बेटा जो कस्टमर से हमें एडवांस पैसे मिले थे वो ये रहे, ये देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ, नजर आ रहा है आपको? जी सर। ये पैसे सपोज दैट 2000 थे, अब ये $2000 आपके ऊपर लायबिलिटी थी ना कि भाई जी। आपने ये कस्टमर को वापस करना है। अब अगर कस्टमर डिमांड कर ले कि मुझे पैसे वापस करें,
तो आप कैसे वापस करेंगे? ये लायबिलिटी को डिक्रीज करेंगे आप, तो इस लायबिलिटी को डिक्रीज करेंगे तो ये लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी और इसके अगेंस्ट में बैंक क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? जी सर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बैंक के अगेंस्ट में रिफंड टू कस्टमर के अकाउंट को, ये वाले अकाउंट को डेबिट करके कम कर दिया। तो ये बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर आता है, ऐसा होता नहीं है, बहुत कम आता है। ऐसा होता है तो फिर आप इस तरह करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और लिखी हुई आ जाती है जो ट्रांजैक्शन के दरमियान में लिखी हुई आती है। ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है, जो बहुत गलती कराता है वो आप लोगों से ना। ट्रांजैक्शन के दरमियान में क्रेडिट सेल, डिस्काउंट अलाउड वगैरह वगैरह लिखते लिखते अचानक किसी ट्रांजैक्शन नंबर 3 में सपोज दैट, तो 4 में या 5 में आपसे कहेगा क्रेडिट, ये लिख लेना कहीं, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कस्टमर अकाउंट $3000। मैंने ये फिगर इसलिए लिख दी ताकि मैं जब पोस्टिंग करूं तो आपको ये याद रहे। ये कहता है ट्रांजैक्शन के दरमियान क्रेडिट बैलेंस ऑफ कस्टमर अकाउंट $3000। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब कोई बताएगा क्या हुआ? बैलेंस सीडी शायद। यस, इस बात का मतलब ये हुआ कि वो बता रहा है कि इस महीने के आखिर में भी आपने 3000 कुछ कस्टमर से एडवांस ले लिए हैं या कुछ कस्टमर ने आपको एडवांस में दे दिए हैं और आपके पास वो बैलेंस क्रेडिट में चला गया, यानी कि लायबिलिटी में चला गया जाके वो अगले महीने। इस तरह ये वाला ब्रॉड डाउन हमने क्रेडिट में लिखा था, इस तरह हम ये लिख दें। तो इसको इस तरह भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा अगर घुमाएगा, ओवर पेमेंट received from customer at the, ये नोट डाउन करते रहना, एंड ऑफ द मंथ $3000। तो इन दोनों का मतलब एक ही है। जब ये वाली लैंग्वेज किसी भी ट्रांजैक्शन के दरमियान लिखी हुई आ जाए तो बेटा याद रखना कि इसको कहीं पर भी जब तक पोस्ट नहीं करोगे, जब तक बाकी सारी एंट्रीज पोस्ट ना कर दो, और उसके बाद इसको, वही वाली बात जब मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था कि ये बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि वो आपको कह रहा है कि ये बैलेंस ब्रॉड डाउन है, लेकिन पहले आपने इसको पोस्ट करना है डेबिट में, यानी कि आप सबसे आखिर में डेबिट साइड पर पोस्ट करेंगे बैलेंस कैरेट डाउन, और ये 3000 यहाँ लिखेंगे, ये 3000 आप यहाँ लिखेंगे। मैं इसको जो है मार्क कर देता हूँ। ये वाला, हाँ बेटा। सर वैसे तो हाँ मुझे समझ आ रहा है ये, लेकिन बस मुझे पूछना था कि जो ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है इसके कल कितने क्वेश्चंस दिखाने हैं? आपने पहले 5 बोले थे कि दिखाओ, अब कल मतलब 5 ही दिखाने हैं क्योंकि हाँ आपने हाँ 5 बेटा, दिखवाए थे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। काफी इनकम्प्लीट बड़े। रिकॉर्ड के ऊपर मैं कोई बर्डन नहीं डाल रहा आपके ऊपर। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के सिर्फ 5 सवाल आप कर लें, बहुत है। उसके बाद मैं आपको एक एक दो सवाल दूंगा। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को चलते रहने दें। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आपका ये कंट्रोल अकाउंट भी रिपीट होता रहेगा, बैड डेट्स भी रिपीट होता रहेगा, छोटी मोटी चीज़ें डेप्रिसिएशन की रिपीट होती रहेंगी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। तो आप तेज पढ़ने की जरूरत नहीं है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को, ना हमें उसमें अपना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना है। बस उसमें टेक्निकली तौर पे आपने उसको सॉल्व करना सीखना है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो मैं अभी मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, इसके क्वेश्चन थोड़े थोड़े क्वेश्चन हम करते रहेंगे। तो कल मैं इसी का पास पेपर का क्वेश्चन कराऊंगा कंट्रोल अकाउंट का, ठीक है? तो इसलिए आप इस पर भी तवज्जो दें और उसकी प्रैक्टिस करते रहें। और जो चीज़ समझ में नहीं आ रही आप वो ग्रुप के ऊपर शेयर कर दें। मेरे पास टाइम होगा मैं सॉल्व कर दूंगा, जो किसी ने सॉल्व कर लिया होगा तो वो, इसका फ़ायदा ही होता है ग्रुप में करने का कि कोई भी सॉल्व कर सकता है इसको। तो ये, और दूसरी बात, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप मिस सुमेरा को कहेंगी, मिस सुमेरा आपको इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग दे देंगी। तो अब ये मैं जो बात कर रहा था यार वो रह गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो बैलेंस यहाँ लिखा हुआ है, देखो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कस्टमर अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। अब स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो लिखा हुआ है क्रेडिट बैलेंस, हम डेबिट में क्यों लिख रहे हैं? भाई ये क्रेडिट बैलेंस ब्रॉड डाउन के लिए लिखा हुआ है। और हमने जब पार्टनरशिप बताई थी, अभी बताया था कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जब भी कोई बैलेंस क्रेडिट होता है तो वो ब्रॉड डाउन की हैसियत से होता है। जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो कैरेट डाउन से ब्रॉड डाउन में लेके जाते हैं, तो लिहाजा हम इसको कैरेट डाउन में लिखेंगे। तो मैंने ये बाकायदा इसको प्रॉम्प्ट कर दिया है। अब ये बैलेंस एज इट इज उठ के बैलेंस ब्रॉड डाउन में चला जाएगा। अब ये सारी पोस्टिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनको प्रॉपर
इनकी कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन करेंगे तो जो नॉर्मल बैलेंस आएगा वो बैलेंस कैरेट डाउन यहाँ पर आएगा और बैलेंस ब्रॉट डाउन जो बड़ा अमाउंट है वो यहाँ आएगा और हम सबका टोटल कर देंगे इंक्लूडिंग कैरेट डाउन। और ये जो हमने 3000 वाला अमाउंट लिखा था ये हम एज इट इज जैसा कि वो कह रहा था इस तरह बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 3000 यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। अब देखेंगे उस सिचुएशन में आ जाएगा सवाल जो कि हमने सवाल शुरू किया था कि मेजर अमाउंट डेबिट में होता है और माइनर अमाउंट अगर दिया हो तो क्रेडिट में होता है। ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट के बारे में आज हमने पूरा डिस्कशन किया और ज़रूरी था कि आप लोग इसको क्लियर कर दें। अभी कोई सवाल है तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला है तो बिल्कुल कर सकते हैं। सर इस कंट्रोल अकाउंट के में सिर्फ ये एसएलसी और पीएलसी है। हाँ बेटा, मैंने ये बताया था कि इसमें हमारे पास दो चीज़ें, मैं दोबारा समझाता हूँ उनका, क्या पता तुम्हारे अलावा भी बाकी लोग आए हों। देखें, इसका पहला पार्ट आपको सीखना है इस चैप्टर का, उसमें आपको SLCA बनाना और PLCA बनाना आना चाहिए, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में आपको रिकंसीलिएशन बिटवीन कंट्रोल अकाउंट या परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट और इंडिविजुअल कस्टमर या सप्लायर लेजर बैलेंस के दरमियान अमाउंट जो सेम आना चाहिए, अगर वो सेम ना आए तो उसको रिकंसीलिएशन करना आना चाहिए। तो ये दो फेज हैं हमारे। एक पार्ट ए पहले हम करेंगे, पहले आपको SLCA PLC अच्छी तरह बनाना आना चाहिए, ज़्यादा 1 या 2 क्लासेस में। इसके बाद हम आपको रिकंसीलिएशन समझाएंगे, बैंक रिकंसीलिएशन नहीं है ये कंट्रोल अकाउंट रिकंसीलिएशन, फिर ये चैप्टर खत्म होगा। समझ में आ गई रमता बात? जी सर। ठीक है। तो अब जो जिन लोगों का बैकग्राउंड कॉमर्स का और स्पेशली उन्होंने वो लेवल में मुझसे पढ़ा था, तो मैंने शायद उनको याद हो, ईमानदारी की बात ये कि मैंने ओ लेवल के अंदर भी ये सारी चीज़ें इस लेवल तक आप लोगों को कंट्रोल अकाउंट में पढ़ाई हुई हैं। तो मैं नहीं समझता कि मुश्किल होगी। हाँ, बस आपने ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखनी है, करनी है कि आपको ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसी तरीके से अभी ये फॉर्मेट हमने किसका किया, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का। तो काइंडली इसको नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए ना, जो लोगों के पास नहीं है। रिवीजन में रिपीट करवाएंगे? हाँ, मैं तो पूरी ज़िंदगी रिवीजन ही कराता रहूँगा बेटा, सारी ज़िंदगी ये पूरा करवाऊँगा, फिर एक दफ़ा रिपीट कराऊँगा, फिर 5-6 दफ़ा, यानी कि अगले साल भी पढ़ोगे, 3-4 साल तक रिवीजन करते रहो इसका, उसके बाद काम आ जाएगा सब, है ना? नहीं, इसमें काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो समझ नहीं आ रहे, मैंने पहले नहीं पढ़ा ना। नहीं, अभी की बात हो रही है, इस वक्त इस चैप्टर की बात हो रही है, इस चैप्टर की बात हो रही है। वो बताओ कि वो कौन सा समझ में नहीं आई हुई बात? मैं तो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ ना। हाँ बच्चे, अहमद मुनीर बात कर रहे हो जी? तो अहमद मुनीर, तुम्हारा तो मैं समझता हूँ, मैंने तुम्हें कहा भी था, लेकिन जो अभी हम टॉपिक स्टार्ट किया ना बेटा, मैंने तुमने मुझसे पूछा भी था, ऐसे मैं उसमें व्हाट्सएप पे पूछा था कि मैं आपकी क्लास ज्वाइन करूँ या ना करूँ। तो क्लास ज्वाइन करने को इसीलिए कहा था कि ये बिल्कुल बेसिक है ना, ये चीज़ें हम अब ये, हाँ, इसका जवाब सुन लें। ये हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम आपको जो है वो रिविज़न कराएंगे, क्योंकि जिन लोगों ने छुट्टियाँ की थी एग्ज़ाम की वजह से, वो जो चैप्टर रह गए थे वो रिवीजन होंगे। बार बार ये चीज़ें रिवीजन में नहीं आ पाएंगी, कितना टाइम कहाँ होगा आपके पास भी और मेरे पास भी। तो आप तो क्लास में अच्छी तरह करें, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वो क्लास के दौरान पूछें, जब तक चैप्टर चल रहा है आप मेरा दिमाग खाएं जब तक खा सकते हैं, और पूछें। सर क्वेश्चन किस तरह का आएगा कंट्रोल अकाउंट का? क्वेश्चन किस तरह का आएगा? आपके पास बुक है बेटा जी? हैं अब्दुल्ला, बुक है बेटा? है तो उसमें कंट्रोल अकाउंट का चैप्टर निकालो, तो उसमें वही सवाल जो मैंने बताया उसी तरह आएगा, पार्ट ए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ
कंट्रोल अकाउंट ही बनाना होगा, या वो कस्टमर के अकाउंट भी साथ देगा और कंट्रोल अकाउंट भी साथ देगा और बोलेगा इनमें से जो मिस्टेक है वो सही करो? आपको वो कहेगा पहली रिक्वायरमेंट में आप सपोज दैट SLCA बनाइए 10 मार्क्स, ओह, फिर दूसरे में कहेगा कि रिकन्सिलिएशन कीजिए सपोज दैट 10 मार्क्स, फिर तीसरे में कहेगा कि कोई थ्योरी वगैरह आपसे पूछ लेगा, अगर 30 मार्क्स का सवाल हुआ 30 मार्क्स ऐसे पूछेगा वो आपसे। यानी कि कोई अलग अलग अकाउंट नहीं बनाना होंगे, रिकन्सिलिएशन बनाना होगा, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना होगा। अब रिकन्सिलिएशन का भी जो है ना 2 पार्ट होंगे। रिकन्सिलिएशन के 2 पार्ट क्या होंगे? SLCA दोबारा बनाना होगा आपको, मतलब रिवाइज्ड आपको निकालना होगा, एडजस्टेड जिसे कहते हैं, रिवाइज SLCA बनाना होगा आफ्टर करेक्शन, और उसके बाद रिकन्सिलिएशन का पोर्शन। यार जैसे याद है बैंक रिकन्सिलिएशन के अंदर हम कैश बुक का अपडेटेड बैलेंस बनाते थे, तो ये अपडेटेड SLCA बनाना होगा आपको। और अपडेटेड और SLCA क्या बनाएंगे। इसमें लिस्ट प्राइस वगैरह के ऊपर चेंजेस करनी पड़ेंगी? लिस्ट प्राइस कहीं पर भी हो, लिस्ट प्राइस कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर सेल्स या हाँ हाँ वो परचेज से रिलेटेड हो, तो वो अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है, और उस ट्रेड डिस्काउंट को कोई कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर अगर लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, लिस्ट प्राइस $10,000 including 10% ट्रेड डिस्काउंट, यही कह रहे हो ना अब्दुल्ला? यही कह रहे हो अब्दुल्ला? जी सर। जब हम सपोज दैट SLCA बनाएंगे, तो उसमें जो क्रेडिट सेल होगी वो 10,000 रिकॉर्ड नहीं होगी, बल्कि 9,000 रिकॉर्ड होगी, क्योंकि 10,000 का 10% आता है 1,000, तो 1,000 जब ट्रेड डिस्काउंट हुआ तो 10,000 में से 1,000 माइनस हो जाएंगे, और आपकी जो क्रेडिट सेल होगी वो डायरेक्टली रिकॉर्ड होगी 9,000। इसी तरीके से अगर सेल्स रिटर्न हुई है और वो सेल्स रिटर्न में कहता है कि 1,000 की लिस्ट प्राइस पर सेल्स रिटर्न हुई है, तो उसका मतलब हुआ कि 1,000 पर भी 10% माइनस होगा 100, तो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स रिटर्न 900। तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद उन वैल्यूज़ को रिकॉर्ड किया जाता है। कि कोई कंट्रोल अकाउंट के लिए नहीं है, बल्कि किसी भी रिकॉर्डिंग के लिए है कि आपने जो भी कोई चीज़ खरीदी हो या कोई भी चीज़ अगर आपने सेल की हो, तो उसके ऊपर अगर ट्रेड डिस्काउंट इन्वॉल्व है, तो उस ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। गॉट इट? अब आप और कुछ पूछो। तो अब मैं ज़रा परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट पे आ जाऊँ, उसका फॉर्मेट बना दूँ। वो कल कर लेंगे ना सर? तो तुम लोगों को ना, अच्छा एक बात सुन लो, ये जो स्टूडेंट्स आप लोग मौजूद हो हैं भाई, मैं ज़रा अटेंडेंस लगा दूँ, मुझे फाइल आ गई है मेरे पास, तो अटेंडेंस भी लगाना ज़रूरी है। सर आपको SS भेज दिया मैंने। अच्छा, बाद में लोग सो भी तो होंगे ना बेटा, नहीं समझी? अब कुछ लोगों ने यहाँ पे ऑन करा होगा और अपना इधर उधर मोबाइल से करके शुरू कर दिया, तो मैं ज़रा देख लूँ कौन कौन जाग रहा है। अब यहाँ पर हैं मेरे, मैं अपने रजिस्टर के हिसाब से नाम ले रहा हूँ, ताकि जो है अब्दुल मुईज़ एब्सेंट होंगे आज। अब्दुल मुईज़ आए हैं भाई? अनमता, अब्दुल मुईज़ नज़र आ रहे हैं? नहीं सर वो नहीं आया। गुड। उसके बाद आ जाएं आप, राफे तो आया है, अहमद तारिक फुलानी आए हैं सर। अहमद तारिक फुलानी ने क्या ज़बान में कोई? प्रेजेंट। अनुषा अली नहीं आई सर हैं। एब्सेंट है। इबादुद्दीन, इबाद है क्या? आवाज़ नहीं आ रही बात की। नहीं सर। अगर जो नहीं है बता देना ज़रा, और जो है ना फिर वो खामोशी इख्तियार करना, खुद ही बोलेगा वो। हिबा,
नहीं है। ख्वाजा अब्दुल्ला जावेद, नहीं है। लाइबा, ये लाइबा नहीं तो है। फारिग, अरे लाइबा का आज पेपर था ना P2 का शायद, ये जी कल सर था। उसका पेपर है आज। हाँ। मोहम्मद अब्दुल्ला मकसूद आया है, खैर फिर बात भी कर ली। अहमद मुनीर भी आया है, सही है। मोहम्मद अली खान फारिग है। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट। गुड। हमजा तुम अब शुरू करोगे ना पढ़ना, तो अब तुम मतलब तुम भी पेपरों में बिजी थे ना बेटा? जी सर, मेरा अभी खत्म हो गया एग्जाम्स। कैसे हुए पेपर? सर अच्छे ही हुए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। खलील आया है, खलील आया है भाई। प्रेजेंट सर। नवेरा, प्रेजेंट सर। अरे शाबाश नवेरा, समझ में आया कुछ बेटा? सर बहुत थोड़ा थोड़ा सा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम बस, तुम्हारी अच्छी बात है कि तुम रेगुलर क्लास लो, फिर तुम्हें दोबारा कल क्लास में ये चीज़ हम शुरू से करेंगे जल्दी जल्दी तरह था, तो समझ में ज़्यादा आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है? जी। और बस एक काम याद रखना, तुमने नोट किया है मेरा SLCA वाला लेक्चर अभी? जी सर, मैंने पिक्चर्स नहीं है, मैंने नोट नहीं किया। हाँ, बस तुम घर अपने हाथ से ना तुम इसको नोट करना कि कौन कौन से अकाउंट ऐसे हैं, कि मैं सबके लिए बोल रहा हूँ जो इन्होंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ा है और कम समझ में आया है। बस मेरे लिए ये पॉजिटिव साइन होगा कि आप ये चीज़ देख लें कि कौन कौन से अकाउंट ऐसे हैं जो डेबिट साइड पर आएंगे और कौन से अकाउंट ऐसे हैं जो क्रेडिट साइड पर आएंगे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में। बस ये मेरे लिए काफ़ी होगा। कल जब मैं लेक्चर दूंगा ना तो आपको बहुत आसान लगेगा जिन्होंने आज की क्लास ली है। बस ये इतना कर लेना आप लोग कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। जरा 2-3 दफ़ा लिखोगे तो याद हो जाएगा ये। अच्छा जी, मैं कहाँ पहुँचा था ना? मेरा साथ सलाम। नूरुल अमीन, प्रेजेंट सर। ठीक है। और नूरुल अमीन, यस सर, प्रेजेंट। यस, ठीक है। इसके बाद आ जाएं बिलाल बिलाल मशहूद, हमेशा की Absent तरह है। absent। और इर्तजा, एब्सेंट है। इर्तजा भी एब्सेंट है ना आज? जी। वो शुरू में आया था लेकिन वो लीव कर गया फिर बाद में। भाई एब्सेंट है भाई आज, एब्सेंट है भाई, एब्सेंट है। सर प्रेजेंट है वो। और सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला गायब है। एब्सेंट है। दाहा सिद्दीकी गायब हैं। यूसुफ आया हुआ होगा। जी सर। जी सर प्रेजेंट। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। ये जो है, अब आप मुझे बताएं, इसमें से कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछिए फौरन। ये साथ सलाम क्या हो गया? खैरियत वैरियत है? ये चैटिंग मैं भी पढ़ रहा होता हूँ मेरे भाई, मेरे बच्चे। हसनैन हैदर, तुम्हारी मैंने मैसेज पढ़ लिया है, रिजल्ट हो तुम। ये अब्दुल राफे, तुम्हारी लैंग्वेज को क्या हो गया है? बोलना ये क्या होता है? और साथ सलाम भी क्या होता है? तो मैं वो राफे को बोल रहा था, वो ज़्यादा ओवर हो रहा बेटा था। इंडिविजुअल चैट किया करो, ऐसी चैट जिसको समझा करो। बदरा बात को जरा तरीका होता है कोई। अच्छा, हमारे पास कितना टाइम बाकी है अभी? 5 मिनट। 5 मिनट हैं। चलो फिर 5 मिनट तो बस खत्म करते हैं क्लास यहाँ तक, तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं यहाँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।